इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट क्या गुल खिलाने वाला है और कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो मार्केट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, व्हाट आर दैट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स which we should keep in mind while trading and investing। हम फेब मंथ के डेटा का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि फेब मंथ में मेजर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है और फ्यूचर में इनका क्या मूड है। अब जबकि वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर हम इसके होने वाले प्रभाव के बारे में बात ना करें तो बेईमानी होगी। हम इस पर एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और फ्यूचर में कैसे ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा, कैसे ये पूरा सिनेरियो को चेंज करने वाला है, उसको समझेंगे। और लास्ट में हम चार्ट पे चलेंगे और टेक्निकली एनालिसिस करेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है, इम्पोर्टेंस लेवल क्या है, हमें लॉन्गर टर्म में क्या और कैसे प्लान करना चाहिए और शॉर्टर टर्म में क्या प्लान करना चाहिए। तो चलिए हम फेब की डेटा का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फेब के पूरे मंथ में FIIS और DIIS ने क्या किया है। आपके स्क्रीन पर जो डेटा है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरे फेब के मंथ में DIIS ने 37,941.25 CR यानी कि 37,941.25 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की है। वहीं दूसरी ओर FIIS ने पूरे महीने में 41,771.76 करोड़ की बिकवाली की है। 24 फेब थर्सडे के दिन रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, which was the biggest news and almost all the market across the world was bleeding। इंडियन मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा और हमने भी 5% के लगभग गिरावट दर्ज करी। लेकिन अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि FIIS ने ही केवल बिकवाली किया था, DIIS वाज इन बाइंग मोड। और अगर पूरे महीने की डेटा देखें तो FIIS ने कुछ नया नहीं किया। वैसे भी पूरे महीने में FIIS ने बिकवाली ही की है। अगर पूरे फेब की डेटा को हम डे बाय डे देखें तो 11 फेब को छोड़कर किसी दिन भी FIIS ने खरीदारी नहीं की है। 11 फेब को FIIS की टोटल बाइंग वैल्यू 108.53 करोड़ है, which is very less than its average worth। वहीं दूसरी ओर DIIS ने जबरदस्त बाइंग की है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि अगर US छींक मारता है तो इंडिया बीमार पड़ जाता है, और आज का समय है कि US मार्केट नेगेटिव क्लोज होता है और हम 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं। मतलब साफ है कि वी आर नो मोर पपेट ऑफ एनी कंट्री, वी आर ऑन द वे टू सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर डेटा की बात करें तो 24 फेब को जितना FIIS ने सेल किया था उससे कहीं ज्यादा DIIS ने बाइंग किया था। उस कंडीशन में जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिल्कुल नेगेटिव है, ग्लोबल सिनेरियो टोटल अनसर्टेन है, उस दिन इस तरीके की जबरदस्त बाइंग तो पक्का पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ये रैली यही नहीं रुका। नेक्स्ट डे यानी कि 25 फेब को मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस दिन की डेटा देखा जाए तो FIIS ने फिर से सेल किया और DIIS ने जबरदस्त बाइंग किया। DIIS जिस तरीके से एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है वो काबिले तारीफ है। अगर कुछ साल या महीने पीछे की डेटा का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जब कभी भी FIIS सेल मोड पे आता था तो मार्केट हैवीली करेक्ट होता था। DIIS ही है जो मार्केट अभी जबरदस्त तरीके से संभाले हुए है और हैवी करेक्शन को होने नहीं दे रहा है। या यूं कहें कि FIIS की सेलिंग मोड में होने के बावजूद भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैलने से रोके रखा है। DIIS की इस तरीके की जबरदस्त खरीदारी आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सोचिए
अगर FIIS भी बाइंग मोड में आ जाए तो मार्केट में फिर वही रैली को देखने को मिलेगी जो अभी कुछ महीने पहले तक थी। लेट्स एनालाइज इंडियाज कंडीशन इन प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। और इकोनॉमिक एनालिसिस उस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। बिफोर एनालाइजिंग इंडियाज कंडीशन, लेट अस सी व्हाट आर द स्टैंड्स ऑफ मेजर पावर सो कॉल्ड सुपर पावर कंट्रीज अपॉन ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रसिया यूक्रेन। अब तक तो पिक्चर लगभग क्लियर हो चुका है कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप हैव एट लीस्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर। यूएस तमाम तरीके का रिस्ट्रिक्शन रसिया पे लगा रहा है और बाकी मेजर कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, जापान एटसेट्रा, ये लोग भी किसी न किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं जो डेफिनेटली रशियन इकोनॉमी को गंदे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। यूएस ऑलरेडी राहत पैकेज अनाउंस कर चुका है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज सैन्य और आर्थिक मदद कर रहे हैं। वॉर खत्म होने के बाद में क्या होगा उसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वार से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हु विल बी द मोस्ट बेनिफिटेड आउट ऑफ ऑल दिस chaos? रसिया? नहीं। यूक्रेन? ऑब्वियसली नहीं, उनका तो पूरा कंट्रीज ही तहस नहस हो गया है। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो वह है अमेरिका। सबसे पहले तो अमेरिका ने अगले कुछ और सालों तक अपने वर्ल्ड लीडर की पोजीशन को सेव कर लिया है। दो ही कंट्रीज थी हु वर वेरी क्लोज टू चैलेंज अमेरिका, जिसमें से रसिया तो इस वार के बाद ऑलमोस्ट काफी पीछे चला जाएगा फॉर श्योर। पहले तो वार लड़ना, फिर इतने सारे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन से उबर पाना आसान काम नहीं होगा। दूसरा कंट्री जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है वह है चाइना। चाइना अभी तक तो बहुत ही समझदारी से अपने आप को इस वार से दूर कर रखा है, लेकिन आगे देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये वार रसिया यूक्रेन के बीच ही रहता है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली चाइना का रसिया के साइड से इन्वॉल्व होने की पूरी संभावना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चाइना यूएस के किसी चाल में आता है या फिर नहीं। रसिया यूक्रेन वार से एक बेनिफिट तो हुआ है कि बाकी कंट्रीज का विश्वास यूएस पर उस तरीके का नहीं है जैसा पहले कभी होता था। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं which have shaken up beliefs of many countries over US। यूक्रेन की घटना के बाद सबको समझ आ रहा है कि यूएस अपनी उल्लू सीधे करने के लिए दूसरे को फंसा देगा। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इस पूरे इंसिडेंस में हमें क्या फायदा, हाउ वी आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस। तो इसे हम दो तरीके से समझेंगे, पहला यूएस और यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से और दूसरा चाइना के पर्सपेक्टिव से। इंडिया ने इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशन बना रखा है, क्योंकि हमारा रिलेशन रसिया के साथ सदियों से काफी अच्छा रहा है। तो हम कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते जिसे रशियन नेगेटिवली ले, और इनफैक्ट हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते जिससे यूएस और यूरोपियन यूनियन को बुरा लगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे घटना के बाद पूरा वर्ल्ड फिर से दो पार्ट में बट जाएगा, क्योंकि चाइना डायरेक्ट सपोर्ट में है रसिया के। तो इन फ्यूचर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्रीज करेंगे या करने वाले हैं, उसमें इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, बिकॉज चाइना इज डेफिनेटली अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर यूएस। रसिया के बाद चाइना ही है जो यूएस के पोजीशन को चैलेंज कर सकता है। चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हाल ही के दो ऐसे मेजर घटना हुए हैं जिससे डेफिनेटली वर्ल्ड के लगभग सभी डेवलप कंट्रीज को कॉशियस बना दिया है। पहली तो कोरोना। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कोरोना के लिए ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्रीज ने चाइना को जिम्मेदार माना था, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने हेड ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां से शिफ्ट कर ली थी। उसमें भी इंडिया ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था। दूसरा, रसिया यूक्रेन वार की वजह से जिस तरीके से दुनिया दो हिस्सों में बट रही है और चाइना रसिया को सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाले किसी भी मेजर एक्टिविटी, मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना में से तो होने से रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया मैक्सिमम बेनिफिशियरी होगा, उसके पीछे का रीजन बहुत ही साफ है।
जैसा कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारी करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से ईज ऑफ बिजनेस, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को प्रमोट कर रही है, वो निश्चित रूप से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और खींच भी रहा है और आगे भी चाइना के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। तो इंडियन मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। प्लान योर इन्वेस्टमेंट एंड स्टे इन्वेस्टेड। मोर वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज अ ग्रेट एडवांटेज। यस, सिक्योरिटीज और बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 2025 तक निफ्टी 32,000 टच कर जाएगा। वहीं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि 2030 तक निफ्टी 90,000 से लेके 1 लाख तक टच कर जाएगा। ओके, तो निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पे हम आ चुके हैं और अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक यानी कि टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे और टेक्निकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आगे क्या कर सकता है और थोड़ी सी बैक टेस्टिंग हम करेंगे और ये समझेंगे कि जब कभी मार्केट एक अप मूव करता है तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, कितने % का रिट्रेसमेंट करता है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद ये वो टाइम है जब कोरोना के टाइम पे क्रैश हुआ था मार्केट, उसके बाद से अभी तक मार्केट एक सीधा मूव कर रहा है। ये पहली बार है जब मार्केट ने एक पॉज लिया है, एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट करी है। इसके पहले आप क्लियरली देख सकते हैं, इसके पहले मार्केट एक बार यहाँ से रैली स्टार्ट करी तो अभी तक इसने कोई अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर जरूर थोड़ी देर के लिए पॉज लिया था। और अगर हम प्राइस एक्शन की भी बात करें तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि प्राइस एक्शन इस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है। हम पीछे चल के भी देख सकते हैं कि जब कभी मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता है तो एक रिट्रेसमेंट होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, रिट्रेसमेंट, अप मूव, रिट्रेसमेंट, अप मूव, रिट्रेसमेंट, अप मूव, रिट्रेसमेंट। ओके, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक रिट्रेसमेंट न्यू दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चार्ट में पीछे चलते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं कि जब कभी भी मार्केट एक अच्छा खासा मूव करता है तो कितने % तक रिट्रेसमेंट करता है, वो कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट फिर से बाउंस लेता है। और इसको समझने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। ऑलमोस्ट हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गए क्योंकि हम मंथली चार्ट पर हैं तो चार्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही चेक कर लेते हैं। अगर इस लो से हाई तक हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो 60% से थोड़ा सा ज्यादा है, बट हम इसे 60% एज्यूम कर लेते हैं। और इस लो से इस हाई तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो जो करेक्शन हुआ है वो 50% है। और अब हम आ गए अपने करंट पे, कोरोना के बाद की रैली पे। तो इस लेवल से अगर हम हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि 0.236 का लेवल भी टच नहीं करा है। तो जैसा प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि मार्केट हर अच्छे मूव के बाद 50 to 60% करेक्ट करता है। इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर मार्केट 50% इस टाइम भी करेक्ट करता है तो मार्केट 13,000 का लेवल टच करेगा। और अगर 60% मार्केट करेक्ट करता है इस बार तो 11,800 का लेवल टच करेगा। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि इसके पहले जब कभी भी इस तरीके की सिनारियो मार्केट में हुआ है तो मार्केट या तो 50% के लेवल को टच किया है या तो 60% के लेवल को टच किया है। और ये चीज़ें हमने बैक टेस्टिंग में देख ली है। तो इस बार भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट या तो 50 या तो 60% के लेवल को टच कर सकता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का सिनारियो करंटली मार्केट में बन रहा है। मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब और अब हम सीधे चलते हैं वीकली चार्ट पर। हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कोरोना के बाद के रैली से ही। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट हर बार अपना लो पिछले लो से ऊपर बना रहा है, यानी कि हायर लोज फॉर्म कर रहा है। आप यहां से देख सकते हैं हायर लो, हायर लो,
हायर लो, और ये पहली बार हुआ है कि मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ सो दैट क्लियरली आप लोग इसे देख पाओ दोस्तों, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे हूँ तो मैं एक बार फिर से ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं मोस्टली बॉडी टू बॉडी ही अपनी एनालिसिस को करता हूँ। मैं विक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। तो ये इसका लो था, ये वाला एरिया, और पहली बार मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया है। और एक चीज़ और इसमें नोटिस करने लायक है, अगर हम इस लो से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो इस तरीके की लगभग बनेगा, अगर हम इस लो से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर भी मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। इवन ब्रेक करने के बाद उसे रिटेस्ट भी कर चुका है, और रिटेस्ट करने के बाद अपने लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब छोटे चार्ट पर भी मार्केट बेयरिश है। और लेवल अगर हम निकालें, अगर हम फिबोनाची की बात ना भी करें तो इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो अगला सपोर्ट बनता दिख रहा है वो है 15,490 यानी 15,500। अब यहाँ पे दो सिनारियो बन सकता है, या तो मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ 15,500 पे आए और फिर यहाँ से बाउंस बैक मारे, और ये दूसरा सिनारियो जो इसका बन रहा है, अगर मार्केट सपोज हालांकि ये होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी ग्लोबल सिनारियो, जियोपॉलिटिकल इशूज हैं, ग्लोबल सिनारियो भी मार्केट के फेवर में नहीं है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट यहाँ से अभी बाउंस बैक मारेगा। अगर इन केस कुछ होता है और मार्केट अपसाइड मूव करता है, अगर मंडे से, आने वाले मंडे से ही मार्केट अप मूव करता है, तो इसको जो सबसे फाइनल और सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है 16,800। और अगर मार्केट यहाँ से, यहाँ कहीं से, या थोड़ा सा और नीचे आके मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलेगा तो एक बहुत ही अच्छा खासा फास्ट मूव आएगा। अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आप अभी दो लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट नीचे आता है तो उसे जो पहला सपोर्ट मिलेगा, वो पहला सपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये से जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो 15,500 का होगा। और अगर ऊपर की साइड में जाता है तो इस ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ कहीं टच करता है इस ट्रेंड लाइन पे एक उसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि हम वीकली चार्ट पे हैं, हायर टाइम फ्रेम पे हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी आप ऊपर की साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और नीचे की साइड में एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। कुछ और पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। जब हम हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मंथली, वीकली, डेली, उस टाइम कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट कैंडल की क्लोजिंग ही आगे की डायरेक्शन डिसाइड करता है। जैसे वीकली पे अगर हम बात करें, करंटली मार्केट ने अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। और अगर इन केस किसी भी दिन इस कैंडल की लो है 16,203, अगर 16,203 का लेवल, इस लेवल के नीचे जिस दिन मार्केट क्लोज करेगा, जैसे कि मंडे या ट्यूसडे, अगर किसी दिन मार्केट क्लोज करेगा तो नीचे की साइड में एक फास्ट मूव मिलेगा, और वो प्रोबेबली जिस लेवल की हम बात कर रहे थे 15,500 की, उस लेवल को टच कर जाएगा 1 या 2 दिन में ही, और नहीं तो यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। और फाइनली मैं चार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। आप इस लेवल को मार्क भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी जो ऑलमोस्ट इस तरीके की बन रही थी, और
हम इस स्विंग हाई पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कुछ अभी करंटली जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे निकल रहे हैं, ये कोई हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल जो चार्ट पे हमें इम्पोर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं, एक तो स्विंग हाई जो है 18,270 का, और दूसरा है ये वाला ट्रेंड लाइन, और तीसरा लेवल है अगर अपसाइड के मुँह है जो उसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 16,800, और नीचे का लेवल है वो है 15,500। तो ये लेवल है जो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से मार्केट के एनालिसिस करी और उसे समझा। अब हम तीनों पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आई नो, बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा पॉइंट नंबर 1 था FIIs और DIS एक्टिविटीज़। हमने डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करी कि FIIs और DIS क्या कर रहे हैं। हमने यह भी देखा कि FIIs के नेगेटिव होने के बाद भी कैसे DIS मार्केट को संभाले हुए हैं। हमने पॉइंट नंबर 2 में जियोपॉलिटिकल और रसिया यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में बात करी और समझा कि कैसे पूरे सिनारियो में इंडिया को बेनिफिट होगा। और फाइनली हमारा पॉइंट नंबर 3 था टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमने समझा कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। मैं तो यह कहूँगा कि भले टाइम बीइंग के लिए मार्केट चार्ट पर बेरिश दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट सुपर बुलिश है और यह केवल एक रिट्रेसमेंट है बस। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए।